बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मुझे तो मालूम है कि हमजा जो है वो पीएसएल के बारे में बात करने के लिए बहुत बेताब है। इतनी टीम जो जीत गई है, मैं सिर्फ स्माइल कर रहा हूँ, सिर्फ स्माइल करूंगा। बात मैं क्या करूँ, जो जीत गए हैं उन्होंने क्या बात करनी है। कराची किंग्स वाले जो है ना, कल से ये स्माइल्स और बातें इनकी खत्म ही नहीं हो रही हैं। यानी ठीक है, आप लोग जीत गए हैं, मान लिया, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें। हमें जितनी बातें सुनाई जा रही थी, अब हम स्माइल भी ना करें जीतने के बाद, ऐसा नहीं हो सकता। कराची किंग्स ने बेहतरीन खेला है और हमारी टीम जीत गई है। कोई नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। आपको बहुत मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने वाकई एक उम्दा खेल का मुजाहिरा किया और हम खुले दिल के साथ आपकी जीत का इतराफ करते हैं। अब आप मतलब बस भी कर दें। नहीं, हम खुले दिल के साथ जो है आपने जो मुबारकबाद दी उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको गुड लक कहते हैं अगले साल के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात हमजा मैं जरूर करना चाहूंगी ना, सुबह जब मैं आ रही थी तो मैंने ये फील किया शानदार गाड़ी होगी, ब्रांड न्यू, नंबर प्लेट भी नहीं लगा होगा, या लगा होगा तो नया नया होगा, चमकदार कीमती गाड़ी। और चलाने वाला जो ड्राइवर है वो इंतहाई, जिसे कहना चाहिए ना, जाहिल तरीन आदमी होगा, जिसको इतना भी नहीं पता होगा कि उसने गाड़ी में कट कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है और कितना लगाना है। और उसके पीछे एक बड़े पढ़े लिखे, एक बड़ी डिसेंट सी पर्सनालिटी जो बैठी होंगी, जो उसकी इन तमाम नालायकियों पे, उसकी इन तमाम गलत हरकतों पे भी कुछ नहीं कह रहे होंगे। वो बड़े अंदाज से, शाहाना अंदाज में उसमें बैठे होंगे। ये रवैया मुझे समझ नहीं आता। इसमें क्या हो सकता है कि वो जो साहब होंगे ना, उन्होंने कहा होगा कि बस जल्दी करो, मुझे इतने बजे तुमने वहां पर पहुंचा, जैसे भी पहुंचाओ। अब वो बेचारा जो ड्राइवर है उसने पहुंचाना है, उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर साहब लेट भी निकले हैं तो ये ड्राइवर की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने ऑफिस में लेट नहीं होना या जिस जगह पर जाना है वहाँ पर लेट नहीं। मेरा बहुत दिल चाहता है कि ड्राइविंग के लिए भी ना ग्रेजुएशन की शर्त लगा दीजिए। फिर मैं सोचती हूँ कि असेंबलीज में ग्रेजुएशन की शर्त नहीं पूरी मुकम्मल होना मुश्किल हो गया था। हमजा ने भी मुझे लुक कराई। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा ज्यादा रोजगार जो है वो बेचारे क्या करेंगे कि ड्राइवर्स को कौन रखेगा। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि फिर रोड पे लोगों की जिंदगियों के साथ या ट्रैफिक रूल्स के साथ आप जो है खेलते रहें और आपको भी इधर और ना लेन का पता है, ना राइट टू वे का पता है, ना ये पता है कि हमें क्या नहीं करना है, कितना कट मारना है, कैसे एकदम से इंडिकेटर देना है, नहीं देना, किसी चीज का अंदाजा नहीं। और ये भी हमें नहीं पता कि कितने ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस मौजूद होता है और वो लाइसेंस किस तरीके से लिया होता है, ये भी हमें कोई मालूम नहीं। और अगेन एक रिक्वेस्ट कि बच्चों को अगर ड्राइवर्स के साथ भेज रहे हैं तो उसके मामले में आजकल जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, जरा बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहिरा करें, कोशिश करें ना ही भेजें। और अगर बहुत ही मजबूरी है तो फिर बहुत काबिल एतबार आदमी और उस पर भी सख्त चेक रखते हुए। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम टॉप स्टोरीज की जानिब चलेंगे। लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बताया कि मुतासरा खातून को गाड़ी का शीशा तोड़कर नीचे उतारा, 20,000 रुपए लूटे और फिर ज्यादती का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर सारिफीन का आबिद मल्ली को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। इस बार सर्दियां तवील और शिद्दत पहले से ज्यादा होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आवाम को खबरदार कर दिया, आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद कम होगा। मुल्क के शुमाली हिस्से में मौसम सरमा अप्रैल तक जारी रह सकता है। कंपनी ने मोटरसाइकिल 2 सवारियों के लिए बनाया। लाहौरी खुद बैठा, 9 बच्चों को भी बिठाया। लाहौर में बाइक पर 2-3 नहीं, पूरे 10 अफराद की सवारी। ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया। समझ नहीं आ रही आखिरी वाली खबर पे हंसना है या गुस्सा करना है या अफसोस का मुजाहरा। कैसे कितनी क्रिएटिव ना, इन जगहों पे सोचा भी नहीं जा सकता कि लोग बैठ भी सकते हैं। एडजस्ट करना सीखें, ये यहाँ पर जो है ना बेहतरीन आता है कि कैसे एडजस्ट किया होगा। और बच्चों को बचपन से सिखा रहे हैं कि बच्चों ऐसे एडजस्ट करना है। खैर, अपनी जगह कैसे बनानी। फरा तो बात नहीं करना चाहेंगे, मैं बात करूंगा आज पीएसएल की। और पीएसएल में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल मैच जीत लिया। देख लें लाहौर कलंदर्स, आपके हार जाने से हम गरीबों पे क्या गुजर रही है। लेकिन जनाब, इस मैच में लाहौर कलंदर्स जो है उसने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया, लेकिन कोई बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब ना हो सकी। मगर कराची किंग्स के लिए भी 135 रन का हदफ जो है आसान नहीं साबित हुआ। आसान नहीं साबित हुआ और इस हदफ को हासिल करने के लिए कराची किंग्स को अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरूए कार लाना पड़ा। इस बड़े फाइनल पर
जो है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और पीएसएल में कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम देने वाले ब्रॉडकास्टर तारिक सईद साहब। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैच की बात करें तो आपको क्या लगा कि लाहौर बिल्कुल नाकाम हो गया बैटिंग में, या पिच का कुछ किरदार था? पिच का बहुत ज़्यादा जिक्र होता रहा। देखिए, आप जो है जब बहुत ज़्यादा ख़राब बैटिंग करेंगे, आप हिकमत अमली अपनी जो है उसको मैच के दौरान अगर नहीं बदल सकते, पिच को आपने मिसरीड कर लिया है, तो जब इतना अच्छा आगाज़ मिल गया था तो उसके बाद मेरा ख्याल है जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर इनकी फ्लॉप हुई है, तो ये अपने आप को ही दोष दे सकते हैं। और यहाँ सबसे बढ़कर जो किरदार था इस मैच में, जो कि बहुत ही वाइटल रहा है और दोनों टीमों के दरमियान वो मनसूबाबंदी का फ़र्क रहा, वो वसीम अकरम थे, जो कि इस वक्त हेड कोच के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कराची किंग्स के साथ। डीन जोन्स क्योंकि इससे पहले इनके हेड कोच थे, वो चल बसे थे। तो वसीम अकरम ने जो इनके लिए बॉलिंग की मनसूबाबंदी की, दूर दूर उन्होंने बॉलिंग की। ये पिच ऐसी थी कि जहां अगर गेंद दूर निकल रहा था तो शॉट नहीं लग रहा था, तो उसको मिसरीड किया है प्रॉपर। इनके जो बॉलर थे लाहौर के, वो शायद इस स्कोर में भी ज़्यादा फाइट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बैट्समैन के करीब यानी फुल लेंथ बॉलिंग की आकर, तो इस वजह से दोनों टीमों की बॉलिंग फ़र्क थी। हालांकि ये समझा जा रहा था कि शायद जो लाहौर की बहुत मजबूत बॉलिंग लाइनअप है उसका मुकाबला है कराची की बैटिंग से, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो ये वजह रही, दूसरा आपको लगा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो जीतने के लिए खेल रहे थे, इतना स्लो स्टार्ट जितना उन्होंने लिया है, वो आपके ख्याल में कोई एक मुनासिब हिकमत अमली थी? और जो परफॉर्मेंस थी फ़खर जमाम और तमीम इकबाल की बैटिंग परफॉर्मेंस, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन दोनों ने बैटिंग बुरी नहीं की, और लेकिन उन दोनों को हम सिर्फ इस हद तक कसूरवार ठहरा सकते हैं कि जब वो सेट हो गए थे और तकरीबन 10 ओवर उनने मिलकर खेल लिए थे, तो फिर उनमें से एक को बैट कैरी करना चाहिए था, ताकि जो दूसरे आने वाले बैट्समैन हैं वो दोनों एंड पर प्रेशर ना पड़ता। एक बार जब वो दोनों एक के बाद दीगरे आउट हो गए, तो फिर नए बैट्समैन आते रहे, और उस पिच पर हर बैट्समैन को कुछ वक्त चाहिए था, और जो कि ज़ाहिर नहीं मिला। फिर ख़राब शॉट्स का भी उन्होंने इंतखाब किया, तो शॉट सिलेक्शन लाहौर कलंदर्स की बहुत बुरी थी। बिल्कुल ठीक। तारिक सईद साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। चाचा क्रिकेट ने हमें अभी जो किया है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा आपको मैच लगा? पीएसएल को आपने कितना एंजॉय किया? अंदर तो सारे शायकीन नहीं जा सके जिस तरह से आप अंदर मौजूद होते हैं, और एक जोश होता है, एक वलवला होता है। आपको भी बहुत मिस किया हमने। जी बिल्कुल जी, मुझे आउट कंट्री से भी कॉलें आई हैं। मिस तो जब भी चाचा ग्राउंड में नहीं होगा तो दुनिया करती है। बहरहाल ये मैच मैंने अपने घर में ही देखा, और दोनों टीमें बड़ा अच्छा खेली। मैं समझता हूँ कि जो लाहौर कलंदर के है ना 15-20 रन जो है ना उन्होंने कम बनाए। अगर वो 150 रन बनाते, मैच का रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं फिर वही है कि इसमें जो है ना सारी लक की भी बात होती है। फिर वसीम अकरम की वाकई जो है ना वो प्लानिंग जो थी, उन्होंने ऐसे उनके बॉलरों ने बहुत अच्छे जो है ना बॉलिंग की, और हमीद ने आप फरमाइए आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? आप किसके साथ थे? लाहौर कलंदर्स की टीम पे ज्यादा आप छलांगे मारते, या फिर आप वो जो परचम लहराते कराची किंग्स के जीतने पे ज्यादा? नहीं, जो है ना फरा, मैं तो पाकिस्तान को प्रेजेंट करता हूँ। मैंने लिखा हुआ है जान से ज्यादा प्यारा पाकिस्तान। तो मतलब कि ये है मेरे लिए, तो दोनों टीमें एक है। तो मैं आज ये कमेंट्स देना चाहता हूँ कि कुदरत का इत्तेफाक देखिए कि कराची हमारा पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा शहर है, तो वो मैच जीत गया, और लाहौर जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पे है, तो वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो इस तरह की टीम तो कोई भी जीती, जीत तो पाकिस्तान की हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जीत पाकिस्तान की हुई है और क्रिकेट की हुई है, और फर्क था। जी बिल्कुल सही है। तारिक सईद साहब से भी थोड़ी सी बातचीत मजीद करते हैं ना, उनको भी शामिल रखते हैं। तारिक सईद साहब फरमाइएगा, हफीज की जो परफॉर्मेंस है तारिक साहब, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है कि वो उनका तजर्बा काम नहीं आया? परफॉर्मेंस थी वो कि जो उन्होंने किया, क्या उनको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो इनको मैचेस जितवाते आ रहे थे, और ज़ाहिर है उनसे फाइनल में बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरह वो खेले थे, यहाँ आकर पहला ही मैच उन्होंने प्लेऑफ में इनको जितवा दिया था। तो
शायद यहाँ पे जो बैटिंग ऑर्डर है फाइनल के मौके पर वो उसमें जो रद्दोबदल था, अचानक आकर सुहेल अख्तर वन डाउन खेल रहे थे और उनने खुद को डिमोट कर लिया, तो उससे भी फ़र्क आया है। उनको वन डाउन ही आना चाहिए था, वो जिम्मेदारी ले रहे थे और शायद वो पहले ऐसा ख्याल किया जा रहा था कि 1992 के वर्ल्ड कप की तरह जब वो इमरान खान वन डाउन आकर खेल रहे थे सेमीफाइनल फाइनल में, तो वो भी कप्तान की जिम्मेदारी इस तरह से वो लेना चाह रहे थे। लेकिन इतने बड़े मैच में आकर आपने सारा बैटिंग ऑर्डर तलपट कर दिया और फिर ये जो टीम है मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। जो मोहम्मद फैज़ान है वो नौजवान थे, इनके पीडीपी वो जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए थे, तो उनको ये ना बैटिंग करा रहे थे ना बॉलिंग करा रहे थे और फाइनल में जब वो दबाव आया तो एक मरतबा फिर वो उसको झेल नहीं सके। तो बेहतर होता, मोहम्मद अखलाक एक लाहौर के खिलाड़ी थे, उनको हंगामी तौर पर इन्होंने बुलवाया भी था, वो यहाँ वो अपना क्वारंटीन भी पूरा कर चुके थे, तो कल अगर वो खेलते जिस तरह नेशनल T20 के लिए उन्होंने सेंट्रल पंजाब के लिए बैटिंग की थी मोहम्मद अखलाक ने, तो मेरा ख्याल है उससे भी फ़र्क आ सकता था। वो जो कराची में यहाँ सेकंड 11 के मैचेस भी खेल कर गए थे और रन्स बनाकर गए थे, तो इनकी जो है वो शायद वो टीम कॉम्बिनेशन भी उतना अच्छा नहीं था लाहौर। तारिक साहब ये बता दीजिएगा, मोहम्मद हफीज़ से ओवर ही नहीं करवाया गया पहले? अगर हम उनको पिछले मैच में देखें तो उनको ओवर करवाए गए, वो बेहतर ओवर्स कर रहे थे, ओवर्स ना करवाने की वजह क्या हो सकती है? ट्राई नहीं किया गया मोहम्मद हफीज़ को? नहीं, शायद पिछले मैच में मोहम्मद हफीज़ ने शायद 4 ओवर्स इसलिए किए थे कि लेफ्ट हैंडर्स बहुत थे मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग में, तो इसलिए समीत पटेल को वहाँ बॉलिंग नहीं कराई गई थी। रात समीत पटेल को जल्दी लाया गया, उनने हालांकि विकेट भी ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर रन्स उतने नहीं थे, बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा दबाव था स्कोर बोर्ड का। ठीक है, आप बाबर आजम के बारे में भी जरा बता दीजिए कि ये इतनी शानदार इतना शानदार साल, उन्होंने खुद भी कहा कि बहुत अच्छा साल है, इट्स जस्ट अ गुड ईयर, या फिर उनकी फॉर्म एंड फिटनेस जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में और मैचेस में भी हमें नजर आएगी इतनी ही शानदार? या बाबर आजम तो जहां खेलते हैं, जिस पिच पर वो खेलते हैं, वो तो अलग ही नजर आते हैं और रात ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, बाकी दोनों टीमों के बैट्समैन वो कहीं और खेल रहे थे। तो बाबर आजम जाहिर है कि उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है। उनका पहला फाइनल था, ये हम अपने ज़रा देखने वालों को बता दें कि कभी T20 का फाइनल ना पाकिस्तान टीम के लिए किसी टूर्नामेंट में, ना कराची किंग्स के लिए या इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी ये खेलें, ये कभी कोई फाइनल नहीं खेले आज तक। समरसेट के लिए इंग्लैंड में भी ये उनका पहला बड़ा फाइनल था और बड़े मौके का उन्होंने खुद को खिलाड़ी साबित किया। बिल्कुल ठीक है। चाचा जी आप ये बता दीजिएगा, वैसे तो आप पूरी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन से हैं इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम में मौजूद हैं? देखिए जी, फेवरेट खिलाड़ी जो है ना, जैसे सारी कौम जानती है और मैं खुद भी 51 साल से क्रिकेट जो है ना वो इंटरनेशनल मैच देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ के बाद टेक्निकली तौर पे जो जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं ना, वो एक हमारे बाबर आजम ही है। जिस तरह इंडिया के विराट कोहली है, तो ये बाबर आजम जो है ना, ये एक मेरे आजकल फेवरेट खिलाड़ी है। और शहनशाह अफरीदी जो है, ये जो भी मेहनत कर रहा है, तो ये मेरा ख्याल आगे चल के ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेगा। लेकिन अगर मैं एक अपनी लाइफ में एक प्लेयर का नाम लूं, तो मेरा एक होता है कि पाकिस्तान के लिए जिसने ज्यादा विक्ट्री हासिल की है, तो उनमें जो है ना मैं 2 नाम लूंगा कि एक तो वसीम अकरम है, उनकी वजह से हम बहुत सी जो है ना मैचों में विक्ट्री हासिल की, फिर कुछ जुवेद मियांदाद की वजह से हमने बड़े इंपॉर्टेंट मैच जीते, और मैंने ग्राउंडों में देखा हुआ है सबको। और शायद अफरीदी भी जो है ना, क्योंकि उसको दुनिया पसंद करती है, चाचा भी पसंद करता है, तो कई ऐसे मैच बहुत अहम जो है ना वो फरीदी ने जो है ना चक्के मार के ना, जब भी पता नहीं होता है कि भी क्या होने वाला है, तो फरीदी जो है ना वो कुछ का कुछ हो जाता है, यहाँ तो वो जल्दी आउट हो जाता है। और मैंने वो उसकी इनिंग्स जो है ना 45 रन जो कानपुर में उसने इंडिया के खिलाफ खेली थी, तो वो भी देखी हुई है। तो यही है कि आजकल जो मेरा फेवरेट प्लेयर है सब कौम की तरह बाबर आजम है, और मेरी दुआ है कि वो पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा खेले। और कल की इनिंग्स में बॉल टू बॉल अपने घर में उसकी देखी है, दोनों जो है ना, तो एक फर्क था कि भाई इधर से कराची वालों का बाबर आजम चल गया और लाहौर वालों का मोहम्मद हफीज है वो ना चल गया। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे ही है क्रिकेट। ये फरमाइएगा
कि आपके ख्याल में घर में मैच देखने में और स्टेडियम में मैच देखने में आपको क्या फ़र्क फील हुआ है? देखिए जी, मैं फरा आपको पता है कि बड़ा स्लोगन स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे जो है ना वो ये मेरी नहीं, ये पाकिस्तान की इज्जत है कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम जो है जेफरी बाइकार्ड जो इंग्लैंड के प्लेयर थे, तो वो भी कहते हैं कि क्राउड में जान होता है। जब भी चाचा क्रिकेट आता है तो क्राउड में जान आ जाती है। तो ये मैं कोई ये मेरी नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी खामियां भी हैं, खूबियां भी दी हुई है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अजीब मैच था कि काम है जो है ना वो हजारों के क्राउड में मैच देखता था और लोग जो है ना मेरे नारों से जो है ना खुश होते थे और मजाक करते थे, मैं भी करता था। तो कल का मैच भी मुझे याद रहेगा कि मैंने बॉल टू बॉल और भी देखे हुए हैं बड़े मैच, लेकिन कल का मैच जो है ना बड़ा अजीब लगता था कि कराची में जो है ना ये हो रहे हैं। चाचा जी, आपने और तारिक भाई ने हमारे शो में आज जान डाल दी, आप हमारे शो में आए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और पूरा पाकिस्तान वो खुश है कि पीएसएल जो फाइनल है वो हुआ है और कोरोना वबा के अंदर भी पाकिस्तान ने, पीसीबी ने ये मैनेज किया है कि हम इतने क्रिकेटर्स बाहर से बुला सकें। तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अगले सीजन का इंतजार करेंगे, देखेंगे कि लाहौर जीतती है अगले सीजन में या नहीं जीतती। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और अब क्रिकेट के मैदान से एकदम वापस आते हैं जिंदगी की तरफ, और जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत अहम मामला आपके सामने ही है। अलीशा बच्ची जो कि कश्मीर में ज्यादती का निशाना हुई, वो भी इस वक्त ज़ेर बहस है। उसके जिस्म इन्फेक्शन मुसलसल फैलता जा रहा है। ये इन्फेक्शन जो कि ज्यादती का औरतों के साथ हो या बच्चों के साथ हो, ये इन्फेक्शन हमारे मुआशरे में फैलता जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा केस सामने आया था, लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस, जिसके मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। और निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए अब आबिद मल्ली ने यह कहा है कि वारदात में मुलजिम शफकत उसके साथ मौजूद था और मोटरवे पर एक गाड़ी नजर आई जिसे देखकर दोनों उसके पास चले गए। और मुलजिम ने मजीद क्या कहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुगल खबर। अस्सलाम वालेकुम खबर, आप इसको रिपोर्ट करते रहे हैं, पूरे केस को आपने करीब से देखा है। अब एक बयान सामने आया, आबिद मल्ली का एतराफ़ जुर्म कर लिया, क्या आपके पास अभी तक के हकाइक और तफसीलात हैं? देखें, जैसे ही शफकत चूँकि काफ़ी पहले गिरफ़्तार हो गया था, आबिद मल्ली काफ़ी देर से गिरफ़्तार हुआ, तो जब शफकत गिरफ़्तार हुआ तो उसने ही अपना एतराफ़ जुर्म किया था और उसने सारा वक़ूए की डिटेल बताई थी कि हमारा गैंग जो है वो चार लोगों का है, जिसमें एक अली शेर जो कि पहले से ही गिरफ़्तार था, शेखुपुरे में ज़्यादातर वारदातें करते थे और वारदातें ये डकैती की करते थे। इसमें जो आबिद है वो सीरियल रेपिस्ट था, बाकी जो हैं वो सारे डकैत थे। तो इनका एक डकैत गैंग था 4 बंदों का, जिसमें इकबाल और बाला मिस्त्री था। उसकी रिहाइश ये करोल घाटी जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, चूँकि करोल घाटी गांव के ऊपर से मोटरवे गुजर रही है, लाहौर से सियालकोट मोटरवे। तो वहाँ पर इकबाल और बाला मिस्त्री का ये मशवरा था, चूँकि लास्ट टाइम जब इन्होंने शेखुपुरा की हदूद फ़िरोज़ वाला में एक डकैती की तो उस दौरान इन पर रेड हुई और ये 2 बंदे जिसमें अली शेर और आबिद मल्ली जो है वो गिरफ़्तार हो गए थे। आबिद मल्ली ने बाद ज़मानत कर, लेकिन अली शेर अभी तक जो है वो हवालात में ही था, जेल में था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हमारा शेखुपुरे पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड आ गया है, CRO, चूँकि जब भी कोई आप क्रिमिनल पकड़ते हैं उसका CRO होता है, तो वो जब रिकॉर्ड याफ्ता होता है तो पुलिस वाले भी उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि अब हम शेखुपुरे की पुलिस की नज़र में है तो अब हमें यहाँ से जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए। उसके बाद इकबाल जो बाला मिस्त्री है उसने इनको मशवरा दिया कि अब हम लाहौर में डकैतियाँ करेंगे, और लाहौर में इसने जो सेफ़ जगह बताई, चूँकि लाहौर सियालकोट पे कोई किसी किस्म की पुलिस की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना मोटरवे पुलिस ना कोई दीगर महकमा वहाँ पर तैनात था, तो इन्होंने वो सेफ़ जगह ढूंढी। चूँकि अगर आप लाहौर सियालकोट मोटरवे पे रात के वक्त जाएँ तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, तो बड़े ईजीली वहाँ पर वारदात हो सकती है। तो इकबाल बाला मिस्त्री ने प्लान किया और इन दोनों को बुलाया, चूँकि अली शेर तो वैसे ही अंदर था जेल में, तो इकबाल बाला मिस्त्री ने इन दोनों को बुलाया और कहा कि हम यहाँ पर वारदात करेंगे। जिस दिन वारदात करनी थी इकबाल को कुछ काम हो गया, वो नहीं आ सका, उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब इन्होंने फ़ोन किया तो उसने कहा ये वारदात तुम दोनों कर लो, आज मैं आपको नहीं ज्वाइन कर सकूँगा, मेरी कोई फैमिली कमिटमेंट है। अच्छा। जिस पे इन दोनों ने तय किया कि ठीक है, आज हम ये दोनों जंगल में छुप गए। अब चूँकि वो एक ख़ातून के साथ जो अनहोनी हुई कि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो वो वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी। इन्होंने जहन तो यही बनाया था कि वारदात करनी है, लेकिन चूँकि आबिद पहले से ही उसका रिकॉर्ड ऐसा था कि वो कई इस तरह की वारदातों में पहले ऑलरेडी मुलविस रह चुका था। तो शफकत ने जो अपना पहला पुलिस को बयान दिया था तो उसका यही कहना था कि हमारा जहन बिल्कुल भी नहीं था इस तरह का काम करने का, हम सिर्फ डकैती की जो है वो नीयत से आए थे। लेकिन जब खातून को देखा और
आबिद का जो है वो जहन बदला और उसने जो है वो ये घिनौनी हरकत की। तो उसके बाद शफकत ने पुलिस को ये भी बताया कि मेरा ना तो इस तरह से कोई रिकॉर्ड है और ना ही मैं ये करना चाह रहा था, लेकिन आबिद ने वहाँ पर जो है मुझे गन पॉइंट पर मेरे से ये काम करवाया और उसने कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। और आबिद नशे में था, ये भी आबिद चूँकि जाहिर है डकैत था और लेकिन नशे आबिद तो पे इनके तो इससे लिए पहले भी एक केस था ना, उसकी जमानत भी हुई थी, तो बिल्कुल। वो जमानत कैसे हुई थी? और ये जो एक उसका पुलिस के पास एक रिकॉर्ड था, पहले इसके बारे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो इतना खुलेआम कैसे फिर रहा था? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात होती है तफ्तीश में। जो आप एक FIR ऑपरेशन विंग ने देनी होती है, FIR वो दे देती है, उसके बाद तफ्तीश होती है। क्योंकि जब आप मुल्जिम को तफ्तीश में रिलीफ देंगे तो अदालत को उसको रिलीफ देना पड़ेगा हर हाल रिलीफ दे में। रहा था? रिलीफ जाहिर है तफ्तीशी जो होता है, जो तफ्तीशी अफसर होता है, वो हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में पंजाब पुलिस में ख़ास तौर पर आप वो पैसे लोग सामने दें, आए हैं, वो आइडेंटिफाई हो सके कि इनकी पुश्तपनाही कौन कर रहा था? वो तो तकरीबन 2013 का केस है, काफ़ी पुराना, तो उसका तो अभी तक पुलिस क्या कह सकते हैं, क्योंकि लाहौर पुलिस का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लाहौर पुलिस की काफ़ी सी गफलत ये है कि अगर इनके पास कोई रिकॉर्ड ना होता, जैसे आबिद का DNA पंजाब फोरेंसिक के पास पड़ा था, तो शायद आबिद आज तक भी गिरफ्तार ना हो। और आबिद आफ्टर ऑल जब गिरफ्तार भी क्या हुआ है, उसने खुद गिरफ्तारी दी है। अच्छा, ये कंफर्म हो गया कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है। ओके, बहुत शुक्रिया खबर, बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस साथ रहे। केस को देख रहे थे और आपने हमारे साथ जो तफसीलात थी आपकी शेयर की। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।